2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जुट चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भाषा आंदोलन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर इसी को यहाँ पे जनता के बीच में जा रही हैं। जिस तरह से बंगाली भाषियों का अदर राज्यों में उनके ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी का साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी शासित जो प्रदेश है उनके वहाँ पे हमला किया जा रहा। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झाड़ग्राम में पदयात्रा करके भाषा आंदोलन को एक तरह से लोगों के बीच में जागरूक कर रही है। यानी कि जिस तरह से कहना है कि बंगाली भाषा है, इसको यहाँ पे जो बोलते हैं उनके ऊपर में हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है, इनको रोकना चाहिए। यही आंदोलन पश्चिम बंगाल में इस बार का ममता बनर्जी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। तो वही बीजेपी पार्टी जिस तरह से देखे महिलाओं का जिस तरह उनके ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर में शोषण किए जा रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी भी आज 12/7 से एक रैली निकाले हैं। और शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से हिंदुत्व और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि इस बार टीएमसी और बीजेपी दोनों अपने 2026 की रणनीति बना चुकी है और दोनों पार्टियां किस तरह से चुनाव लड़ा जाए इसकी पूरी तैयारी करने में जुट चुकी है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारियां हुई तेज। मुख्यमंत्री ने आज कमेटी के साथ की अहम बैठक। 1 महीने में सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यूसीसी को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई जिसमें यूसीसी कमेटी के सभी सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में रिपोर्ट के मसौदे और नागरिकों से मिले सुझावों पर चर्चा की गई। कमेटी में राज्य भर से नागरिकों से बातचीत कर उनके विचार सुने हैं। अनुमान है कि आगामी 1 महीने में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। संभवतः ये रिपोर्ट मानसून सत्र के दौरान पेश की जाएगी। इसके बाद आगामी 6 महीनों में यूसीसी को लागू किया जा सकता है। यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज रंजना देसाई ने कहा कि कानून लागू करने में अब अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1.25 लाख से ज्यादा सुझाव कमेटी को मिले हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी पूरी संभावना जताई है कि इस मानसून सत्र के बाद अगले 6 महीने में यूसीसी राज्य में लागू हो सकता है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज कांग्रेस का यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें खुद जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी वो मौजूद है। इसके अलावा जो सांसद है गौरव गोगोई वो मौजूद है, दिग्विजय सिंह मौजूद है। तो यानी कि कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पर कई सांसद जो है वो नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि तेलंगाना में जो तेलंगाना सरकार ने ओबीसी के लिए जो 42% आरक्षण का बिल पास किया उसको केंद्र सरकार मंजूरी नहीं दे रही है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इनका कहना है कि जो तेलंगाना में तेलंगाना सरकार ने किया तो अब मांग है केंद्र सरकार से कि वो पार्लियामेंट में इस बिल को पास करे और जो बैकवर्ड्स हैं उनको 42% का रिजर्वेशन के लिए ये डिमांड कर रहे हैं। इनका कहना है कि तेलंगाना में बहुत बड़ी आबादी है ओबीसी की, तो ऐसे में 42% इनका हक है और अगर उनका हक इनको नहीं दिया जाएगा तो इसी तरीके से प्रोटेस्ट जो है इनका चलता रहेगा। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। खुद सीएम रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के वो यहाँ पर पहुँचे हैं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए और सभी की जो है वो यही मांग है कि केंद्र सरकार इस बिल को लेकर ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो तेलंगाना के लोगों की डिमांड है उसको लेकर संसद में जो है वो बिल पास करे और इस मामले में कोई कानून बने। राहुल जी आदेश के अनुसार से तेलंगाना स्टेट में भारत देश में फर्स्ट हमने कैश सेंसस बने सो है। इसमें 56% बीसीस उधर निकला कैश सेंसस के वजह। ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 56%। इसके वजह 42% रिजर्वेशन इसका हक उनका मिलना चाहिए। ये राहुल जी का आदेश के अनुसार हमारा गवर्नमेंट श्री रेवंत रेड्डी जी ने हमारा मुख्यमंत्री कानून बनाया। ये असेंबली में बिल पास हो गया, मंडली में बिल पास हो गया। बीजेपी गवर्नमेंट ये बिल को रोके सो है। ये बिल आमोद करने के लिए हम सभी आज दिल्ली का आके धरना कर रहा है। संजय राउत के साथ न्यूज़ 24 दिल्ली। भारतीय सीमा की सुरक्षा में जुटे सैनिकों तक राजस्थान के जयपुर से 1 लाख से भी ज्यादा राखियां इस बार जाएगी। जयपुर के यही बच्चे, महिलाएं और छात्राएं इन राखी को अलग अलग बॉर्डर पे ले जाएगी जिसमें राजस्थान का
1072 किलोमीटर का बॉर्डर भी शामिल है, जो कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है। इसके अलावा चाइना बॉर्डर या कारगिल जैसी जगहों पर भी ये बच्चे राखी लेकर जा रहे हैं। जो सैनिक वहाँ पर हैं उन्हें ये राखी बांधा जाएगा। पिछले 13 सालों से जयपुर से इसी तरह से भारतीय सैनिकों के लिए हमेशा हजारों राखियां जाती रही है। कई सारे स्कूल के बच्चे इन्हें ले जाते हैं और जवानों को बॉर्डर पर ही राखी बांधते हैं। अपने आप में जवानों को ये रक्षा सूत्र इस सोच के साथ बांधा जाता है कि दुश्मन के किसी भी नापाक इरादे को वे और मजबूती से नेस्ता नाबूद कर सके। फिलहाल तो इस साल 1 लाख से भी ज्यादा राखियां जयपुर से भारतीय सीमा पर जाएंगी। वहां पर जवानों को ये छोटे छोटे बच्चे बांधेंगे, महिलाएं बांधेगी, छात्राएं बांधेगी और इसके लिए जयपुर सहित राजस्थान के कई स्कूल की छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बरसाती नाले भी उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के काशीगढ़ में जो ग्रामीण हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें बेहद ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर उन बच्चों को, उन ग्रामीणों को जिन्हें बरसाती नाले को पार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश के चलते बरसाती नाले में बेहद ज्यादा पानी आया हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो स्कूली बच्चे हैं जान जोखिम में डालकर इस बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। जब बच्चे स्कूल गए थे तब बरसाती नाले में पानी नहीं था, लेकिन अचानक बारिश हो जाती है, मूसलाधार बारिश होती है, अचानक बरसाती नाले में बेहद ज्यादा तेज गति से पानी बहने लगता है। बच्चे फंस जाते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं वो इन बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालते हैं, अपने घरों तक पहुंचाते हैं। ग्रामीणों का, बच्चों का ये कहना है कि हम सरकार से, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस इलाके में कोई स्थायी पुल का निर्माण किया जाए, ताकि वो आसानी से इस रास्ते से होते हुए अपने घरों में जा सके, अपने स्कूल में जा सकें और आसानी से जितने भी यहाँ पर ग्रामीण हैं वो आ जा सकें। डोडा से मेरे सहयोगी रियाज और जम्मू से कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 जम्मू। दादर के कबूतर खाने का मुद्दा अब और गर्माता जा रहा है। सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने दादर के कबूतर खाने में मौजूद कबूतरों को फीडिंग न करने का आदेश जारी किया। उसके बाद बीएमसी ने उस कबूतर खाने को बंद कर दिया। इसके बाद जैन समुदाय ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जैन समुदाय और अन्य बीएमसी के अधिकारी और लोगों के साथ वहां पर बैठक की। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने माना कि तात्काल स्वरूप से कबूतर खाने को बंद करना सही नहीं है। कबूतरों को कंट्रोल फीडिंग देना जरूरी है और जब तक नई जगह नहीं मिलती तब तक वहां पर कबूतर खाना शुरू रखने की बात को मंजूरी दी। लेकिन बीएमसी ने कबूतर खाना वहां पर शुरू नहीं किया। आज जैन समुदाय ने वहां पर आंदोलन की बात कही थी, लेकिन सुबह बता दिया गया 9 बजे कि वहां पर आंदोलन नहीं होने वाला है। अचानक एकाएक वहां पर भीड़ बढ़ गई और भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए जो कबूतर खाना बंद किया गया था उसे वहां पर फिर से शुरू किया और कबूतरों को वहां पर फीडिंग भी की। इसके बाद जैन समुदाय के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे, मंगल प्रभात लोढ़ा। उन्होंने दावा किया कि वहां पर आंदोलन करने वाले लोग जैन समुदाय ट्रस्ट के नहीं थे, बल्कि बाहर से लोग यहां पर आए थे। अब इस बारे में कल बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई।